हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आई एम जय सिंह और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ इग्नू के एम ए हिस्ट्री MHI 09 लेक्चर 3 भारतीय राष्ट्रवाद पर परिप्रेक्ष्य भाग 1। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। लगभग एक शताब्दी से अधिक समय भारतीय राष्ट्रवाद को लेकर विभिन्न विचार रहे हैं और उसमें सहमति का अभाव रहा है। ये विचार भारत को राष्ट्र के रूप में नहीं देखते हैं। यही नहीं, इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को संकुचित भी किया है। ऐसे विचारकों में अंग्रेजी शासित अल्पसंख्यक थे, जिनके नेतृत्व में तुच्छ निजी स्वार्थों के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। इस विचार के अनुसार आबादी का एक छोटा मध्यवर्गीय हिस्सा अनेक जातियों, भाषाओं और क्षेत्रीय समूहों को हताशा में एकत्र कर एक राष्ट्र का निर्माण कभी नहीं कर सकता। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारतीय जनता के नकारात्मक चरित्र चित्रण का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने इस औपनिवेशिक विचार को पूर्ण रूप से खारिज किया। उनका कहना था कि भारत कभी भी एक राष्ट्र नहीं बन सकता है। वस्तुतः उसमें से अधिकांश का कहना था कि भारत के पास हमेशा एक राष्ट्र बनने की क्षमता थी और इतिहास में ऐसे कई बार हो चुका है। हालांकि वे आधुनिक पश्चिमी विचारों की भूमिका से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे इतिहासकार यह मानते थे कि प्राचीन काल से ही भारत के भीतर एक सांस्कृतिक एकता रही है। राष्ट्रवादी इतिहासकार राष्ट्रवादी आंदोलन को एक अखिल भारतीय आंदोलन के रूप में देखते थे, जिसका सभी वर्गों और समूहों को मिलाकर आदर्शवादी और निस्वार्थी नेता नेतृत्व कर रहे थे। मार्क्सवादी इतिहासकार इस विचारों के खिलाफ थे। राष्ट्रवादी आंदोलन का एक विश्लेषण आर्थिक कारकों, राष्ट्र निर्माण और आंदोलन में वर्गों की भूमिका की समझ पर आधारित थी। उनके अनुसार राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय जनता और साम्राज्यवादी सरकार के बीच बुनियादी विरोध की अभिव्यक्ति थी। यह ऐसा आंदोलन था जो या तो सीधे बुर्जुआ वर्ग से प्रभावित था या पूंजीपति विकास की दिशा में परोक्ष तौर पर काम कर रहा था। मार्क्सवादियों की समझ में इस प्रकार के विभिन्न वर्ग और समूह आंदोलन में शामिल थे। इसने अंततः भारतीय बुर्जुआ वर्गों के हितों की सेवा की। उपनिवेशवादी परिप्रेक्ष्य। जेम्स मिल जैसे कई अंग्रेजी इतिहासकार भारत को एक राष्ट्र न मानकर एक उपनिवेश मानते हैं। उनका कहना है कि भारत में कई दृष्टियों से विविधता है और एकता का अभाव है। भारत में एकता लाने में औपनिवेशिक शासन की भूमिका है। 20वीं शताब्दी में भारत का राष्ट्रीय आंदोलन परिपक्व हो गया। तब स्ट्रेची और जॉन सीले ने कहा कि भारत का एक राष्ट्र बनना असंभव है। उनके अनुसार भारत विरोधी धर्मों, नृजातियों, भाषाओं और क्षेत्रीय समूहों का जमावड़ा है, जिन्हें एकता के धागे में नहीं पिरोया जा सकता। वैलेंटाइन चिरोल भी जोरदार आवाज में कहते हैं, भारत केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है और इस भूगोल का निर्माण भी अंग्रेजों ने किया है। उनके अनुसार भारत विभिन्न प्रकार के राष्ट्रों का निवास स्थल है और यहाँ नस्लीय विरोध बहुत अधिक है। अंग्रेजी शासन ने किसी बड़ी कलह से भारत को बचाया है। विसेंट स्मिथ के अनुसार भारतीयों के बीच एकता की बुनियादी कमी थी, इसलिए वह अरबों, तुर्कों और अफगानियों से आक्रमण का शिकार हुए। ऐसी स्थिति को अंग्रेजी जैसे केंद्रीय व्यवस्था ठीक कर सकती थी।
इस प्रकार इन मतों के अनुसार भारत में ऐसे आंदोलन की संभावना नहीं थी जिसे राष्ट्रीय आंदोलन कहा जा सके। यहाँ तक कि जब प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का आंदोलन जन आंदोलन बन गया था, तब भी अंग्रेज अनेक प्रकार के प्रश्न उठाते थे। राष्ट्रवादी विचार। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में औपनिवेशिक विचार की तीव्र प्रतिक्रिया थी। राष्ट्रवादी लेखकों ने इसे कुछ सीमा तक स्वीकार किया, परंतु भारत और लोगों को खारिज करने के विचार का विरोध किया। राष्ट्रवादी लेखकों के दो दृष्टिकोण थे। कुछ लोगों के अनुसार पश्चिम के प्रभाव में राष्ट्रवादी विचारों को अपनाया गया, जबकि अन्य के अनुसार भारत का प्राचीन काल का इतिहास ही विद्वान था। उदार राष्ट्रवादियों के अनुसार पश्चिमी स्वतंत्रता के विचारों का प्रसार राष्ट्रीयता के निर्माण के लिए उत्तरदायी था। पहली विचारधारा के अनुसार पश्चिमी विचारों के कारण विक्षोभ उत्पन्न होने से अंग्रेजी शिक्षित मध्य वर्ग को राष्ट्रवादी चेतना जागृत करने के लिए तैयार किया गया। भारतीयों ने स्वतंत्रता के मार्ग की तलाश शुरू कर दी थी, जिसके फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। धीरे धीरे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लोगों का रोष बढ़ता गया, जिसका परिणाम 1857 का महान विद्रोह था। आधुनिक काल में अनेक राष्ट्रवादी चिंतक और राष्ट्रवादी इतिहासकार भारत को एक निर्मित राष्ट्र के रूप में नहीं मानते। उनके अनुसार राष्ट्रवादी आंदोलन का कार्य विभिन्न क्षेत्रों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों की और उसकी साझा शिकायतों के आधार पर एकत्रित करना। आरसी मजूमदार के अनुसार राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस द्वारा संचालित आंदोलन था, जिसने राष्ट्रीय एकता के आदर्श को एक सच्चा रूप दिया। अन्य इतिहासकारों के विचार है कि प्राचीन काल से ही भारत एक राष्ट्र था। इस संबंध में आर.के. मुखर्जी का कथन है कि भारत महान था और प्राचीन काल से ही एक था। उनके अनुसार आरंभ से ही एक भौगोलिक एकता की भावना विद्वान थी और यहाँ तक कि राष्ट्रवाद का विचार पहले से ही भारत में मौजूद था। लाजपत राय का कहना था कि बुनियादी तौर पर भारत पिछले 2000 वर्षों से एक राष्ट्र है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार भारत ऐसी सभ्यता थी जहां ग्रीक, शक, हुड़, तुर्क, पारसी आदि हमलावर के रूप में भारत आया और यहाँ की संस्कृति में अपने को विलीन कर दिया, उसको समृद्ध बनाया। सुभाष चंद्र बोस ने भी एक राष्ट्र पर बल देते हुए कहा कि अनेक विविधताओं के बाद भी भारत बुनियादी एकता का स्वामी है। राष्ट्रवादी इतिहासकार यह भी मानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आज़ादी की भावना के अलावा अनेक कारकों का योगदान था, जैसे अंग्रेजों का असहयोगी रवैया, लिंटन की प्रतिक्रियावादी नीति, इल्बर्टविल विवाद आदि। इसमें आर्थिक कारकों ने भी योगदान दिया। इससे मध्यम वर्ग भी संगठित हो गया, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को तेज किया। राष्ट्रवादी इतिहासकार यह मानते हैं कि राष्ट्रभक्ति और देश के कल्याण से प्रेरित राष्ट्रवादी नेता प्रतिबद्ध आदर्शवादी थे और भारतीय जनता के प्रति पूरे समर्पित थे। मार्क्सवादी नजरिया। मार्क्सवादी विद्वान राष्ट्रवादी के आर्थिक कारकों और वर्गीय विभेद की ओर ध्यान देते हैं। वे भारत और उनके लोगों के प्रति भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण रखने के लिए औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य की आलोचना करते थे। उनके विचारों का आधार उत्पादन और वर्गों के प्रणाली का विश्लेषण था। उनका विश्वास था कि भारत हमेशा एक राष्ट्र नहीं था, बल्कि एक ऐसा राष्ट्र था जो आधुनिक समय में बना है। इस समय राष्ट्रीय आंदोलन महत्वपूर्ण हो गया था। प्रसिद्ध मार्क्सवादी विद्वान एम.एन. राय ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक सार्वभौम ढांचे के रूप में पेश किया। उनका विचार था कि भारत पूंजीवाद की ओर अग्रसर है और वैश्विक पूंजी के क्षेत्र में पहले ही आ गया है। भारत में सामंतवाद का पतन हो रहा है और बुर्जुआ वर्ग उभर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मजदूर ही क्रांतिकारी हो सकता है। उनका कहना है कि भारतीय राष्ट्रवाद स्थानीय पूंजीवाद की राजनीतिक विचारधारा थी, जो 19वीं 20वीं शताब्दी में
साम्राज्यवाद के साये में विकसित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन युवा बुर्जुआ वर्ग की आकांक्षाओं और राजनीतिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व बन गया। आर.पी. दत्त ने भी भारतीय राष्ट्रवाद की प्रभावशाली मार्क्सवादी की व्याख्या की है। उनके अनुसार 1857 का विद्रोह अपने मूल चरित्र में पुराने रूढ़िवादी सामंती ताकतों और हटाए गए रजवाड़ों का विद्रोह था। राष्ट्रीय आंदोलन का मूल संगठन 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। लोकप्रिय राष्ट्रवादी भावनाओं को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी वफादारी बदल दी और राष्ट्रीय भूमिका अपना ली। फलस्वरूप वह एक मजबूत उपनिवेशी विरोधी ताकत के तौर पर उभरी, जिसने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जन आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। दत्त का कहना है कि राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व समृद्ध वर्गों के हाथ में बना रहा, जो कांग्रेस में प्रभावशाली बने हुए थे। ये तत्व आंदोलन को क्रांतिकारी होने से रोकते रहे। इन्हीं के कारण गांधी का असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल हुआ। सन 1948 A.R. देसाई भी मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से राष्ट्रवाद का उदय का विस्तृत विवरण देते हैं। देसाई के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 चरणों में विकसित हुआ। प्रथम चरण आधुनिक अंग्रेजी प्रणाली में शिक्षित बुद्धिजीवियों द्वारा शुरू किया गया। राजा राम मोहन राय इसके मुख्य प्रणेता थे। द्वितीय चरण में नए बुर्जुआ वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व किया गया। इसमें शिक्षित और व्यापारिक वर्ग भी शामिल थे। तीसरे चरण के राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक स्तर पर विस्तृत था, जिसमें निम्न वर्ग भी शामिल था। चौथे चरण रॉलेट एक्ट से शुरू होकर सन 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पर समाप्त हुआ। इसमें कुछ सीमा तक जनता ने भी भाग लिया। पांचवें चरण 1934 से 1939 में कांग्रेस के भीतर गांधीवादी विचारधारा का प्रसार हुआ। इसमें कांग्रेस समाजवादी भी शामिल हो गए थे। कांग्रेस के बाहर किसानों, मजदूरों, वंचित वर्गों और विभिन्न भाषाई राष्ट्रवादियों की आंदोलन विकसित हुए। मार्क्सवादी विचार का दायरा बढ़ता जा रहा था। सोवियत रूस के N.M. गोल्डबर्ग ने राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक काल में उदार और अतिवादी पक्ष के बीच अंतर किया। आगे आने वाले मार्क्सवादियों ने अपने नए विचार दिए। बिपिन चंद्र ने देसाई आदि के विचार की आलोचना शुरू कर दी और समय के साथ इसकी आलोचना व्यापक हो गई। अपने ग्रंथ में उन्होंने बताया कि विचार सीधे किसी खास उत्पादन के साधनों से नहीं बनते हैं, हालांकि बाद की चीज़ें उसे आकार जरूर देती हैं। उनके अनुसार किसी खास वर्ग या समूह से पैदा होने के आधार पर बुद्धिजीवियों को परिभाषित करना भौतिकवाद है। पूरे विश्व और इतिहास के सबसे अच्छे और ईमानदार बुद्धिजीवियों की तरह 19वीं सदी के भारतीय विचारक बुद्धिजीवी भी दार्शनिक थे और किसी पार्टी या वर्ग से संबंध नहीं थे। प्रारंभिक नरम और गरम दल दोनों तरह के राष्ट्रवादी नेताओं के आर्थिक विचारों के विश्लेषण के आधार पर बिपिन चंद्र का निष्कर्ष है कि कुल मिलाकर उनका आर्थिक नजरिया बुनियादी तौर पर पूंजीवादी था। इस प्रकार उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इसके बावजूद वे आर.पी. दत्त के कई बिंदुओं से सहमत थे। उनके अनुसार राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार 1947 तक बहुत मजबूत नहीं था। सामाजिक विचारधारा और राजनीतिक संघर्ष की रणनीति के अपने विश्लेषण के आधार पर बिपिन चंद्र ने यह परिणाम निकाला कि कांग्रेस के नेतृत्व में चला राष्ट्रवादी आंदोलन एक बुर्जुआ लोकतांत्रिक आंदोलन था, जिसने साम्राज्य के मुकाबले सभी वर्गों, समाज के सभी अंगों के हितों का प्रतिनिधित्व किया। आंदोलन का यह चरित्र सन 1947 तक बना रहा।
आगे चलकर बिपिन चंद्र अपनी दूसरी पुस्तक में दत्त और देसाई के विचारों से अलग हो गए और उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर अधिकांश पहले की मान्यताओं को छोड़ दिया। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को ग्रामसी के विचार युद्ध की स्थिति से जोड़ा। उनके अनुसार यह संघर्ष हिंसक नहीं था, क्योंकि राष्ट्रवादी नेता केवल साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई और देश के एक राष्ट्र के रूप में विकसित करना चाहते थे। वे यह दिखाना चाहते थे कि औपनिवेशिक शासन भारत के लोगों के लिए लाभदायक नहीं है और न ही अजय है। राष्ट्रीय आंदोलन की एक अन्य प्रसिद्धि मार्क्सवादी व्याख्या सुमित सरकार प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार उदारपंथियों और नरमपंथियों के बीच अंतर कर पाना आज भी असंभव है। वे राष्ट्रवादी नेताओं की कार्रवाइयों को ट्राटसिक के विकल्पवाद की अवधारणा से जोड़ते हैं। उन्होंने ग्रामसी के परंपरागत और जैविक बुद्धिजीवी के श्रेणी का भी प्रयोग किया। सरकार का कहना है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के नेता परंपरागत शिक्षित जातियों से आते हैं। उन्हें ग्रामसी की परिभाषा के अनुसार परंपरागत बुद्धिजीवियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। एक अन्य लेख के अनुसार स्वदेशी आंदोलन का आग्रह बाद में बुर्जुआ वर्ग की सीधी भागीदारी और सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेताओं द्वारा पूंजीपतियों के हित में लिए गए आत्मगत स्थिति के रूप में बदल गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गांधीवादी नेतृत्व की भारतीय व्यावसायिक हितों के साथ विशिष्ट बिंदुओं पर अपने लक्ष्य को लेकर समानता थी।